दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक छोटे से कस्बे में शिवानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो काफी समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। उसे पढ़ना लिखना और नई नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद शिवानी के पिता मनोज ने मनोरमा से दूसरा विवाह रचाया। नई माँ के आने के बाद शिवानी को लगा कि जैसे उसकी माँ वापस आ गई है, लेकिन ये खुशी थोड़े ही समय के लिए थी। मनोज को अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में उन्हें शहर जाना पड़ा। मनोज के जाते ही मनोरमा शिवानी से घर का सारा काम करवाने लगी। वो उससे इतना काम करवाने लगी कि उसके पास स्कूल जाने के लिए भी समय नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, जा जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ। जब देखो घर बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है। पता नहीं इस मनहूस से छुटकारा कब मिलेगा। माँ, मैं अभी जाती हूँ जंगल से लकड़ियाँ लेने। पर माँ, मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है। मैं बहुत दिनों से स्कूल नहीं गई हूँ। क्या करेगी स्कूल पढ़ लिख कर? घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जितना बोला गया है उतना कर, समझी? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर शिवानी बहुत मायूस होकर जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। जंगल से आते वक्त शिवानी को एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे पास खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। क्या तुम अपनी कुछ लकड़ियाँ मुझे भी दे दोगी बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा। थोड़ी सी नहीं, आप सारी लकड़ियाँ ले लो। मैं अपने लिए और लकड़ियाँ ले आऊंगी। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल गई। परी को अपने सामने देखकर शिवानी हैरान रह गई। बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। ये लो बेटी, ये एक जादुई स्कर्ट है। इस स्कर्ट की मदद से तुम अपने मन के सारे काम इससे करवा सकती हो। और हाँ, इस स्कर्ट का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इस स्कर्ट का जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर परी वो जादुई स्कर्ट शिवानी को देकर वहाँ से गायब हो जाती है। शिवानी खुशी खुशी वो जादुई स्कर्ट लेकर अपने घर वापस आ जाती है। फिर अगली सुबह शिवानी ने उस जादुई स्कर्ट को पहना। उस जादुई स्कर्ट को पहनते ही उसमें से चमकदार रोशनी निकलने लगी। ये देखकर शिवानी बहुत खुश हो गई। अब जादुई स्कर्ट की मदद से शिवानी घर का सारा काम जल्दी जल्दी करने लगी। सारा काम फटाफट होता देखकर उसकी सौतेली माँ मनोरमा भी हैरान हो गई। अब जब भी शिवानी को रास्ते में कोई भी जरूरतमंद इंसान दिखता तो वो उन लोगों की मदद करने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब शिवानी जादुई स्कर्ट की मदद से कस्बे में रहने वाले हर इंसान की मदद करने लगी। अब सभी लोग शिवानी की तारीफ करने लगे। लेकिन एक दिन शिवानी की सौतेली माँ मनोरमा को उस जादुई स्कर्ट के बारे में पता चल गया। ये देखकर मनोरमा के मन में जादुई स्कर्ट हड़पने का लालच आ जाता है। अच्छा करमजली, तो ये सब इस जादुई स्कर्ट की वजह से हो रहा है। तभी तो कहूँ, सारे काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है तू? माँ वो मैं वो क्या? मुझे सब पता चल चुका है कि ये सब तो इस जादुई स्कर्ट की मदद से कर रही है। जल्दी से मुझे ये जादुई स्कर्ट दे दे। पर ये जादुई स्कर्ट परी ने मुझे दिया है माँ। देती है या उठाऊ डंडा? ऐसा कहकर मनोरमा वो जादुई स्कर्ट शिवानी से छीन लेती है और अपने कमरे में जाकर
जादुई स्कर्ट को पहनने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक वो जादुई स्कर्ट उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ने लगा। तभी उस जादुई स्कर्ट में से आवाज आने लगी, लालची औरत, तूने क्या सोचा? शिवानी को डरा धमका कर तू मुझे हासिल कर लेगी? ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। ये कहते ही वो जादुई स्कर्ट मनोरमा को हवा में उछाल देता है और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे मुझे छोड़ दो तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये स्कर्ट शिवानी को वापस कर दूंगी और मैं शिवानी को अब कभी भी परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मनोरमा की ये बात सुनकर जादुई स्कर्ट ने मनोरमा को नीचे उतार दिया। एक बात याद रखना, अगर आगे से तूने शिवानी को परेशान किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हवा में लटका दूंगी। अब तुम मेरे साथ चलो और शिवानी से अपनी गलती की माफी मांगो। उसके बाद जादुई स्कर्ट मनोरमा को शिवानी के पास ले जाती है। फिर मनोरमा शिवानी से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से मनोरमा ने शिवानी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगी और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक गांव में पूर्णिमा नाम की एक औरत रहती थी। पूर्णिमा की 2 बेटियां थीं, पूजा और आरुषि। आरुषि पूर्णिमा की सगी बेटी नहीं थी। आरुषि पूर्णिमा को एक मंदिर के बाहर मिली थी। आरुषि स्वभाव की बहुत ही अच्छी लड़की थी और तो और पूर्णिमा कभी भी आरुषि और पूजा में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। वो दोनों को ही एक समान प्यार करती थी। वो आरुषि को कभी भी सौतेली बेटी होने का एहसास नहीं देती थी, लेकिन दूसरी तरफ पूजा आरुषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो आरुषि से जलती थी क्योंकि सभी लोग आरुषि की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि आरुषि बहुत ही होशियार और समझदार थी। कुछ साल पहले पूर्णिमा के पति की एक कार हादसे में ही मृत्यु हो जाती है और उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। आरुषि को बहुत ही अच्छे अच्छे लहंगे सिलने आते थे, इसलिए वो सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। लोगों को उसके बनाए हुए लहंगे बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा हो जाता है। अब उनका घर इसी से चलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरुषि और पूजा का स्कूल से रिजल्ट आ जाता है। पूजा का रिजल्ट देखकर पूर्णिमा आग बबूला हो जाती है और पूजा को एक खींच कर तमाचा मारती है। पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार भी फेल हो जाओगी। मैंने तुम्हारे 2 ट्यूशन लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी तुम फेल हो गई। आरुषि को देखो, वो तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन तुमसे 4 गुना तेज है और इस बार भी फर्स्ट आई है और पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई भी करती है और घर चलाती है। और एक तुम हो जो पैसा बर्बाद करना जानती हो बस। मम्मी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसे नहीं आप मुझे उठाकर लाई हैं। आप ऐसा करती हैं जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। पार्टी मत करो, शॉपिंग मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो, यही तो उम्र है। इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसी तरह पूजा अपनी माँ से बहस कर रही थी। ये सब सुनकर पूर्णिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पूजा को एक और जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, एंजॉय करने के लिए तुमसे किसने मना किया है? लेकिन शायद अभी तुम्हें पता नहीं है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। बेचारी आरुषि स्कूल जाती है और फिर रात रात भर बैठकर लहंगे सिलती है, तब जाकर 2 पैसे घर में आते हैं। आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, तब जाके तुम्हें पैसों की कीमत समझ आएगी।
और अगर एंजॉय करने का इतना ही शौक है तो जाओ और खुद से कमा कर खाओ, फिर करना एंजॉय तुम। ये सब सुनकर पूजा वहाँ से चली जाती है। पूजा को आरुषि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज आरुषि की बच्ची के चक्कर में माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है। आरुषि की बच्ची, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब तू ज्यादा दिन इस घर के अंदर नहीं टिक पाएगी। पूजा आरुषि से बदला लेने के लिए एक जादूगर के पास जाती है और उस जादूगर से सब कुछ बताती है कि वो अपनी सौतेली बहन से बदला लेना चाहती है। पूजा की पूरी बात जानकर जादूगर पूजा से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे, तभी तुम्हें जादुई लहंगा मिलेगा। तुम ये जादुई लहंगा उस लड़की को पहना देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे वश में आ जाती है। जादूगर की बातें सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और उस जादूगर को 10,000 रुपए दे देती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद पूजा आरुषि को वो जादुई लहंगा पहनने के लिए बहुत जोर देने लगती है। आखिर में आरुषि वो लहंगा पहन ही लेती है। लहंगा पहनने के साथ ही आरुषि पूजा के वश में आ जाती है। सुन आरुषि, अब जल्दी से मेरी माँ के पास जा और उनकी खूब इंसल्ट करके आ। आरुषि ने जादुई लहंगा पहना हुआ था, इसलिए वो पूजा की बात मान लेती है। उसके बाद आरुषि अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ की बहुत इंसल्ट करती है। थोड़ी देर के बाद पूजा आरुषि को माँ पर अत्याचार करने को कहती है। आरुषि बिल्कुल वैसा ही करती है। आरुषि पूर्णिमा के कमरे में जाती है और पूर्णिमा के हाथ पीछे से मोड़ देती है और कहती है, क्यों रे चुड़ैल पूर्णिमा, तू मुझसे प्यार में सारा काम करवा लेती है ना। अब से मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगी, ना ही सिलाई करूँगी और ना ही घर का काम करूँगी। अब से घर का सारा काम भी तू करेगी और सिलाई भी तू ही करेगी, समझ आया तुझे? चल अब जल्दी से जा और मेरे लिए स्वादिष्ट वेज मंचूरियन बना कर ला। आरुषि बेटी, तुझे अचानक ये क्या हो गया? तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें अच्छी बेटी समझती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकबक। जल्दी से मेरे लिए वेज मंचूरियन बना कर ले आ। अब समय बर्बाद मत कर और उसके बाद तुझे गार्डन की सफाई भी करनी है। गार्डन बहुत ज्यादा गंदा है। पूर्णिमा आरुषि के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अचानक से आरुषि को क्या हो गया है। थोड़ी देर के बाद पूर्णिमा वेज मंचूरियन बनाकर आरुषि के पास लाती है। पूर्णिमा देखती है कि आरुषि अपने हाथ से बनाए हुए लहंगों में आग लगा रही है। तभी पूर्णिमा आरुषि से कहती है, अरे आरुषि बेटा, तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने सभी लहंगे जला क्यों दिए? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लहंगे मैंने अपने हाथ से बनाए थे और अगर मैंने जला भी दिए तो तेरा क्या जा रहा है? ये सब देखकर पूजा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आरुषि के जाने के बाद पूजा पूर्णिमा के पास आती है और उससे कहती है, देखा मम्मी, इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सौतेली है ना, तो सौतेली ही रहेगी, चाहे इसे कितना भी प्यार कर लो। अभी भी समय है, आप इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, वरना वो समय दूर नहीं जब वो हम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। पूर्णिमा बिना सोचे समझे पूजा की बात मान लेती है और आरुषि को घर से बाहर निकाल देती है। आरुषि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ कब बदतमीजी की थी। उसको नहीं पता था कि ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। 2 दिन बीत जाते हैं। आरुषि को कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था।
ऐसे ही वो एक जगह बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, मुझे नहीं पता मैंने अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कब किया। ऐसा कहकर आरुषि बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है और वो आरुषि से कहती है, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं आरुषि। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ जिसे पहनते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। परी की बातें सुनकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और फिर परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। आरुषि जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनती है, उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो तुरंत ही अपने घर वापस जाती है और पूजा से कहती है, पूजा, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अभी भी समय है, सब कुछ सच सच बता दो। आरुषि पूजा से सब कुछ सच सच पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पूजा सच नहीं उगलती। तभी उस जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और अगले ही पल पूजा सारा सच बताना शुरू कर देती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद पूर्णिमा पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पूजा, मुझे नहीं पता था कि तुम आरुषि से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। और तो और तुमने इसको घर से बाहर निकलवाने के लिए एक जादूगर की मदद भी ली। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर परी आरुषि को दूसरा जादुई लहंगा नहीं देती तो शायद आज सच मेरे सामने ना आ पाता। पूजा अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन पूर्णिमा उसकी एक नहीं सुन रही थी। तभी आरुषि कहती है, माँ, कोई बात नहीं, इसको एक मौका दे दीजिए। आखिर गलती इंसान से ही तो होती है। आरुषि के कहने पर पूर्णिमा पूजा को माफ कर देती है। अब दोनों सौतेली बहन सगी बहनों की तरह एक साथ घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। एक बार की बात है, हिंद महासागर में दो जलपरी सहेलियां रहती थीं। वो दोनों गर्भवती थीं। कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र में आए एक तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जलपरियों के नियम के अनुसार जब भी कोई जलपरी गर्भवती होती है, तब उनके सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो जाता है। इस वजह से उन दोनों जलपरियों के सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो गया था। दोनों सहेलियां अपने होने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं और रोज अच्छा खाना पीना खा के साथ साथ काफी तरह की एक्सरसाइज भी किया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक दुष्ट जादूगर आ जाता है। मुझे खबर मिली है कि समुद्र में दो जलपरियां गर्भवती हैं और उनके सर पर जादुई हीरा है। मुझे उन दोनों जलपरियों को मारकर जादुई हीरा हासिल करना होगा। उसके बाद मैं उन दोनों हीरो को अपनी जादुई छड़ी के ऊपर लगाकर सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद जादूगर अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लेता है और उसके बाद वो सांप समुद्र में जाकर दोनों जलपरियों की खोज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सांप समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। दोनों जलपरियां चट्टान के ऊपर बैठकर समुद्री फल खा रही थी। उन दोनों को देख सांप बड़ा सा मुंह फाड़ लेता है और उन दोनों जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक इतने विशाल सांप को देखकर वो सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या है? ये अचानक पानी से इतना बड़ा सांप कहाँ से निकल आया? लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई नाव प्रकट कर लेती हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगती हैं। ये देख सांप उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन उस जादुई नाव की रफ्तार बहुत तेज थी।
कुछ ही पलों में वो समुंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। अब तो हम दोनों समुंदर के किनारे आ गए हैं। हमारे पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त वो सांप यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करें? तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कविता नाम की एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों जलपरियां कविता को आवाज देकर अपने पास बुला लेती हैं। हमारी मदद करो लड़की, एक बड़ा सांप हमें जान से मारना चाहता है। समुंदर के बाहर हम दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करती और ना ही हम दोनों पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तुम हमें किसी पानी वाली जगह पर ले चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कविता एक दयालु लड़की थी। वो फौरन दोनों जलपरियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मेरे घर के पीछे पानी से भरा एक बहुत बड़ा खड्डा है। मैं तुम दोनों को उस खड्डे में डाल दूंगी। उसके बाद कविता एक एक कर दोनों जलपरी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और उन दोनों को घर के पीछे पानी से भरे खड्डे में डाल देती है। फिर कविता दोनों जलपरियों को छुपाने के लिए वहाँ रस्सियाँ बांध देती है और उन रस्सियों पर अपने कपड़े लटका देती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। देखो, हम दोनों इस वक्त गर्भवती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमारे बच्चों के जन्म होने तक हम दोनों को यहाँ रहने दो। तुम दोनों बेफिक्र होकर जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो। मुझे तुम दोनों